देखिए असेसमेंट के टाइप्स में आपको बता दूं, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है आपका समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में डिफरेंसेस समझ लीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है टाइप्स ऑफ असेसमेंट से। अब देखिए फॉर्मेटिव क्या होता है, ये देखिए ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब जब आप पढ़ा रहे हो क्लास में और आपने बच्चों से क्वेश्चंस किए, बच्चों ने उसके आंसर किए, आपने बोर्ड पे बुलवा लिया बच्चों को उसको रिटन में लिखने के लिए या क्वेश्चन करने के लिए, तो वहाँ भी आप बच्चे को असेस कर रहे हो, यानी कि वहाँ पे भी जो असेसमेंट हो रहा है वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे आपके क्लास टेस्ट हो गए, क्लास टेस्ट, उसके बाद आपका यूनिट टेस्ट, आपके जितने भी तरीके के आप टेस्ट लेते हो ना क्लासरूम में, आप कोई प्रोजेक्ट बनवा सकते हो, कोई एक्टिविटी करा सकते हो, कोई कंपटीशन बच्चों का करवा सकते हो, तो बहुत सारे मेथड्स हैं बच्चे को असेस करने के। तो जो ड्यूरिंग द क्लास होता है, ड्यूरिंग द स्कूल होता है, वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। जो छोटी छोटी परीक्षाएं आप ले लेते हो बच्चों की, उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करा देते हो, आप उसको कंपटीशन करा देते हो बच्चों में कोई भी, है ना, तो ग्रुप एक्टिविटीज़ करा देते हो, तो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। अब देखिए जो ड्यूरिंग द क्लास होता है, आपका लैब एक्सपेरिमेंट्स भी आ जाएंगे फॉर्मेटिव में, ठीक है। अब पहले क्या हुआ करता था, इसकी वेटेज होती थी 40% की और बाकी जो 60% होता था वो समेटिव होता था। समेटिव क्या है, अब पहले समेटिव समझ लीजिए। अब देखिए वेटेज के बारे में अभी आपको बताऊंगी मैं। अब समेटिव समझ लीजिए क्या होता है। समेटिव क्या होता है, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, फाइनल एग्ज़ाम होता है आपका एनुअल एग्ज़ाम, वो समेटिव असेसमेंट है। यानी कि एक ही बार में आपने बच्चों को क्या कर दिया, एग्ज़ाम ले लिया, उसके बेसिस पे आपने उनको बता दिया कि कैसे उनका रिज़ल्ट कैसा है, क्या है, तो वो होता है समेटिव असेसमेंट। दूसरी चीज़ आप इसमें क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो अपनी टीचिंग को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूरा जज हो सकता है इसमें। फाइनल एग्ज़ाम जो मैंने आपको बताया एनुअल एग्ज़ाम, उसके दौरान पूरी जो क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हो, जो लर्निंग बच्चों की साथ के साथ हो रही है, वो आएगी फॉर्मेटिव असेसमेंट में। लेकिन जो एक ही बार पेपर हो जाता है, एक ही बार सब, मतलब कोई बच्चा पास हो गया कोई फेल हो गया, यानी कि जो फाइनल जजमेंट आप देते हो या फाइनल जजमेंट या फाइनल रिजल्ट जो आप बच्चों को प्रोवाइड करते हो, वो आता है समेटिव असेसमेंट के अंदर, ठीक है। लैब एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स, अब देखिए लैब एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल्स यहाँ पर भी आ जाता है और इस फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी आ जाता है। भाई जब आपका जैसे 11th-12th के बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो वो क्या करेंगे, जब वो लैब में भी जाते रहते हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार वो लैब में ज़रूर जाते हैं, ठीक है। 11th-12th के बच्चों को टीचर्स लैब में लेकर जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो जब वो ड्यूरिंग द क्लास आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो वो आएंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट में। लेकिन जब आपका फाइनल लैब एक्सपेरिमेंट होता है ना, जैसे जब वाइवा होता है, जब एक्सटर्नल आपका एग्ज़ाम लेने के लिए आते हैं फाइनल एग्ज़ाम, तब भी आप लैब एक्सपेरिमेंट करते हो, इंडिविजुअली करते हो, लेकिन तब आप, है ना, लेकिन यहाँ पे आप ग्रुप में करते हो। तो ड्यूरिंग द क्लास आपका लैब एक्सपेरिमेंट होता है, जब टीचर आपको वीक में 2 या 3 बार लैब में लेकर जाते हैं, तो आप ग्रुप में एक्टिविटी करते हो ना, ग्रुप में लैब एक्सपेरिमेंट करते हो, तो वो आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट में। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और जब आप वो एक्सपेरिमेंट वहाँ परफॉर्म कर रहे होते हो, तो वो आएगा आपका समेटिव असेसमेंट में, क्योंकि वो आपका फाइनल हो रहा है ना। तो इसलिए लैब एक्सपेरिमेंट ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मेटिव में ही आए, आपका समेटिव असेसमेंट में भी आता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इंडिविजुअली वहाँ बच्चा तो अकेला ही करेगा ना एक्सपेरिमेंट, वहाँ ग्रुप में तो कर नहीं सकता क्योंकि एग्ज़ाम है भाई। एग्ज़ाम टाइम में बच्चा अपना पेपर खुद ही करेगा ना, तो अपना प्रैक्टिकल भी वो खुद ही करेगा। जैसे केमिस्ट्री में टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट होता है, और फिज़िक्स में आपका पेंडुलम का एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट होता है, और केमिस्ट्री में टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट होता है। तो वो जब फाइनल होता है तो बच्चा अलग अलग ही करता है, रीडिंग सबकी अलग अलग होती है। लेकिन जब ग्रुप में करते हैं तो 4-5 बच्चे एक एक्सपेरिमेंट को ग्रुप में कर सकते हैं, है ना। तो जब ग्रुप में कर रहे होंगे तो वो फॉर्मेटिव होगा, और जब इंडिविजुअली कर रहे होंगे तो वो समेटिव असेसमेंट में आएगा। अब देखिए पहले टाइम में क्या होती थी, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट की वेटेज थी वो 40% थी और 60% वेटेज थी समेटिव की।
पहले टाइम। लेकिन अब क्या हो गया है, अब केवल 20% वेटेज रह गई फॉर्मेटिव असेसमेंट की, और बाकी जो फाइनल रिजल्ट यानी कि समेटिव असेसमेंट होता है वो आपका 80% कर दिया। पहले 40-60 था, अब हो गया 20 और 80। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। वेटेज पे क्वेश्चन आ सकता है, मे बी आया भी है एक बार, ठीक है। तो आपको फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट आई थिंक समझ में आए हो, जो ड्यूरिंग द क्लास हो रहा हो। छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं, जितने प्रैक्टिकल्स होते हैं ड्यूरिंग द क्लास, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही होती है, तो उसमें आता है आपका फॉर्मेटिव। और जो फाइनल एक ही बार आपका रिजल्ट आना होता है और एक ही बार आपका एग्ज़ाम होता है फाइनल, और आपका वो होता है क्या बोलते हैं उसको, और एक आपका फाइनल एक्सपेरिमेंट हो जाता है, लैब एक्सपेरिमेंट, यानी कि आपका प्रैक्टिकल जो फाइनल होता है वो सब आ जाता है आपका समेटिव में। वेटेज ध्यान रखना, पहले 40-60 था, तो अब हो गया है 20-80, यानी 20% का जो वेटेज है वो फॉर्मेटिव का रहेगा और समेटिव का 80 रहेगा, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्रिहेंसिव, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब देखिए 2 एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक होता है स्कॉलिस्टिक एरिया, एक होता है को स्कॉलिस्टिक एरिया, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव जो सीसीई पैटर्न फॉलो करते हैं, जो उसमें एरियाज़ हैं वो देखिए। स्कॉलिस्टिक एरिया का मतलब होता है जो स्कूल रिलेटेड एरिया, यानी स्टडी रिलेटेड एरिया। जैसे आपकी पढ़ाई हो रही है, जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें होंगी, यानी आपके एग्ज़ाम्स, आपके टेस्ट, आपके जो भी यूनिट टेस्ट हैं आपके, या फिर क्लास टेस्ट हैं, वो सारे स्कॉलिस्टिक एरियाज़ में आएंगे। को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ में क्या आता है, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई, क्राफ्ट का कंपटीशन हो गया, रंगोली कंपटीशन हो गया, ड्राइंग कंपटीशन हो गया, ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग कंपटीशन, या फिर डिस्प्ले बोर्ड मेकिंग, जो डिस्प्ले बोर्ड डेकोरेशन का जो कंपटीशन होता है वो स्कूल में जो सीसीए एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, वो सारी आपकी आ जाएंगी को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ के अंदर। तो दोनों एरियाज़ बहुत आपस में देखिए अपने में दोनों ही एरियाज़ इंपॉर्टेंट है, स्कॉलिस्टिक भी और को स्कॉलिस्टिक एरिया भी। अब स्कॉलिस्टिक यानी कि जो आपका पढ़ाई से रिलेटेड होगा, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, या फिर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब वो सब चीज़ें। इसके अंदर आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों आएंगे भाई, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी आप पढ़ाई कर रहे हो, फाइनल एक्सपेरिमेंट आप दे रहे हो, तो वो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। उसके बाद क्या है, इसके अंदर आपकी दोनों चीज़ें आ जाएंगी। इसको देखिए, इसमें क्या आएगा, इसमें स्टडी के अलावा सब कुछ, ठीक है, इसमें स्टडी के अलावा सब कुछ आएगा। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आएंगी, जैसे मैंने आपको बता दी। और अब देखिए इसको पहले पता है क्या कहा जाता है, पहले इसको इतना ज़्यादा नहीं माना जाता था, पहले इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता था। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन से एरियाज़ वाली एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती थी, तो वो को स्कॉलिस्टिक एरिया वाली होती थी। इसको पहले को ना कह के एक्स्ट्रा स्कॉलिस्टिक एरिया बोला जाता था। क्यों बोला जाता था कि इसको बेकार का, मतलब इनको एक्स्ट्रा में रखा था, यानी कि सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब मान्यता मिलने लगी है, अब आपका स्पोर्ट्स भी उतना इंपॉर्टेंट है जितनी की पढ़ाई, आपका म्यूज़िक भी इंपॉर्टेंट है। म्यूज़िक क्लास होती है, बच्चा हो सकता है बहुत अच्छा तबला बजाता हो, कोई बच्चा बहुत अच्छा गाता हो, कोई बच्चा बहुत अच्छा डांस करता हो, तो हर चीज़ होती है ना। कोई बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकता है, आर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, क्राफ्ट उसकी बहुत अच्छी हो सकती है। तो आजकल उनको जो नाम दिया है वो दिया है को करिकुलर एक्टिविटीज़ और को स्कॉलिस्टिक एरिया। पहले एक्स्ट्रा बोला जाता था, यानी कि इन सबको एक्स्ट्रा में रख दिया गया। तो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट आपका जो भी स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं, मतलब स्कॉलिस्टिक एरिया है, उसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आएंगी, ठीक है। इसमें आपका क्या आएगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि स्टडी से अलावा सब कुछ, ठीक है। तो आप फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट तो आप इसी का कर सकते हो ना स्कॉलिस्टिक एरिया के अंदर।